हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा आप सभी को पता है कि हम डेली अपना प्रैक्टिस सेट लेकर चलते हैं। तो प्रैक्टिस सेट में हम डेली 15 क्वेश्चन लेकर चलते थे, लेकिन आप सभी का करेज है कि मैम 30 क्वेश्चन लेकर चलिए, ताकि हमें लेवल का पता चले कि किस तरीके के लेवल के एक पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आज हम 30 क्वेश्चन लेकर चलेंगे, ठीक है। तो आप सभी पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आप सभी को पता चले कि क्वेश्चन के जो लेवल है वो किस तरीके से आपको पूछे जाते हैं। जो पुराने बच्चे उन्हें पता है कि क्वेश्चन कैसे करना है, और जो नए बच्चे हैं बता देना चाहते हैं कि वो सभी अपना एक पेन और कॉपी लेकर बैठा करिए, और वहाँ पर आप नंबरिंग क्या करिए, 1 से लेकर आज 30 तक कर लीजिएगा, क्योंकि 30 क्वेश्चन चलेगा। और उसके बाद आप सभी, जब मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ तो आप सभी अपना उत्तर दिया करिए, और जब मैं उत्तर बताती हूँ तो आप सभी अपना उत्तर का मिलान किया करिए। अगर सही होता तो सही करिए, गलत होता तो गलत करिए। लास्ट में काउंट करिए कि आपने कितना नंबर गेन किया है। 30 में से आप कोशिश करिएगा 20 से 22 क्वेश्चन सही करने की। देखिए, अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, आप एक महीने में अगर इस टाइम में अगर 22 क्वेश्चन ला रहे हैं, सही कर रहे हैं, तो एक महीने जाते जाते आप कम से कम 27 से 28 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो 30 में 30 भी सही कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका है कि एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है। यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत को इशारा करती है? ऑप्शन ए है शीर्षगामी सिद्धांत, बी है अधोगामी सिद्धांत, सी है आपका विकास क्रम की एकरूपता, डी आपका है कि एकीकरण का सिद्धांत। तो उत्तर दीजिएगा क्या होगा। देखिए, जब कोई भी बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले क्या करेगा, जब गेंद पकड़ने लगेगा और गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है, तो इस स्थिति के विकास, जो स्थिति विकास का सिद्धांत है, वो आपका प्रोक्सिमो डिजिटल प्रिंसिपल की साइड जाएगा, मतलब अधोगामी सिद्धांत की साइड जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है उसको सही करिएगा, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा कि बच्चा कोई भी पेंसिल या छोटी चीज पकड़ने लिखने से पहले वो फेंकने की क्षमता पा लेता है, तो कहाँ पर जाएगा, वो अधोगामी सिद्धांत में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का विलक्षण है? ऑप्शन ए है अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता निष्क्रिय होते हैं। ऑप्शन बी है कि पाठ्यपुस्तक को यंत्रमंत्र याद करने का अत्यधिक महत्व दिया जाता है। ऑप्शन सी है कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। ऑप्शन डी है आपका, एक मिनट छोटा कर देते हैं क्योंकि ऑप्शन बहुत बड़े बड़े आपके। ऑप्शन डी आपका है कि कक्षा कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है। तो उत्तर बताइए क्या होगा। छोटा कर दे ताकि आपके क्वेश्चन और ऑप्शन साथ में दिखे और आप उत्तर दे पाए। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या है कि संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है उत्तर भी पॉजिटिव ही होगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए, आप सभी पॉजिटिव और निगेटिव बनाकर चला करिए, ऐसे लाइनिंग किया करिए अपनी कॉपी पे, ठीक है। इधर निगेटिव वर्ड, इधर पॉजिटिव वर्ड लिखा करिए। जब हम निगेटिव और पॉजिटिव बताते हैं तो आप लिख लिया करिए ताकि आपको बाद में याद रहे। क्वेश्चन पॉजिटिव है, उत्तर भी पॉजिटिव होगा। अब यहाँ निष्क्रिय होते हैं, निष्क्रिय हमारा क्या हो गया, निगेटिव हो गया, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। यंत्र पर याद करने पर अधिक बल देना, मतलब कि ये रटना हो गया, रटना भी हमारा क्या हो गया, निगेटिव हो गया। क्वेश्चन क्या है, पॉजिटिव, उत्तर भी हमारा पॉजिटिव ही आना चाहिए, तो हमें पॉजिटिव खोजना है। प्रोत्साहित नहीं किया जाना, अब प्रश्न पूछने के लिए अब हमेशा बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि उन्हें डिमोटिवेट करना चाहिए, हमेशा मोटिवेट करना चाहिए। तो ये भी हमारा कहाँ गया, निगेटिव में गया। अब ऑप्शन एक हमारा बच्चा डी हमारा पॉजिटिव में चला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो निगेटिव लिख लीजिएगा, निष्क्रिय होना, यथार्थ याद रखना, प्रोत्साहित नहीं करना, ये सारे निगेटिव में जाएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि गत्यात्मक संज्ञानात्मक विकास डॉट डॉट होता है। ऑप्शन ए है बाल्यावस्था तक, बी है किशोरावस्था तक, सी है वयस्कावस्था तक, डी है संपूर्ण जीवन काल के दौरान। देखिए, जो गत्यात्मक मोटर एंड क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपका होता है, वो आपका थ्रू आउट द लाइफ स्पैन होता है, ठीक है, संपूर्ण जीवन काल के दौरान होता है। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी सही करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए, कथन और कारक आपको दिया गया है। चलिए, कथन क्या है कि रूमी 18 महीने में 2 शब्द का उच्चारण कर सकती थी, जबकि पूजा ने 24 महीने में ऐसा किया था, इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है। अब आइए रीजन देख लेते हैं क्या दिया गया है। रीजन, कारण बताया गया है यहाँ पर
कि क्योंकि, यहाँ पर जब कारण का क्वेश्चन आप करेंगे ना, यहाँ पर क्योंकि, क्यों, कैसे, क्यों, इस तरीके का क्वेश्चन लगाया करिए। जब उत्तर आपको सही मिल जाता है तो मान लीजिए कि जो आपका कारण है वो सही है। क्योंकि विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीक आयु की सही भविष्यवाणी करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सटीक आयु की कोई भविष्यवाणी कर दे एकदम सही सही। तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। ए और आर दोनों क्या है, गलत है। निलंबित तो बिल्कुल नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर आपको देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या दिया था कि जब ये पूजा 24 महीने में ऐसा करती है तो पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो निलंबित है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी देखिए आपका तर्क ही दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन अभिकथन है आपका कि एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है जबकि दूसरा 15 महीने में चलना सीखता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति में विकास विभिन्न दरों पर होता है। ये सही बात है कि अगर एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है और एक बच्चा 15 महीने में, तो जो आप सभी को पता है, आप हैं, आपके दोस्त हैं, तो आप में और आपके दोस्त में जो विभिन्नता पाई जाएगी विकास में, अलग अलग होगी। मान लीजिए आप थोड़े मोटे हैं, आपके दोस्त थोड़े पतलू से हैं। आप हो सकता है कि आपका जो दिमाग है वो बहुत तेज काम करता हो सकता है इनका थोड़ा कम काम करता हो। तो इस तरीके से जो व्यक्ति में विकास होती है वो अलग अलग दरों पर होती है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिएगा कि ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए चीजों को ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए। क्वेश्चन समझ में ना आए तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़ा करिए। हम आपको यहाँ पर देखिए नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड के साथ लेकर चल रहे हैं, तो आप लिखते चला करिए, ठीक है। क्वेश्चन है कि यह अवधारणा कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है। ऑप्शन ए है केवल आनुवंशिकता से, बी है आनुवंशिकता और वातावरण से, सी है केवल वातावरण से, डी है न तो आनुवंशिकता और न ही वातावरण से। उत्तर दीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर आप सभी देख लीजिएगा कौन सा है, 6 है, ठीक है। अब आइए यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन है कि यह अवधारणा कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा प्रवर्तित किया जाता है, इस विचार पर आधारित प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है। अब देखिए जब आचरण और प्रबलीकरण की बात कही जाए तो ये केवल वातावरण से है, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन में थोड़ा गलत दिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा। आप सभी सी दे दिया है, लेकिन आप सभी ऑप्शन नंबर जो बी है उसको सही करें, आनुवंशिकता और वातावरण जहाँ भी दे दे, केवल हमारा नेगेटिव पॉइंट हो गया, इन्वायरमेंट केवल नेगेटिव पॉइंट हो गया, न तो आनुवंशिकता न वातावरण, नहीं दोनों जरूरी है हमें, वातावरण भी और आनुवंशिकता भी। तो ऑप्शन नंबर बी सही करिएगा। यहाँ पर उत्तर में आपको ना सी दिया है, ठीक है, लेकिन बी करिएगा आप सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है कि विकास निम्न से किस पर निर्भर है। ऑप्शन ए है आनुवंशिक बनावट, बी है भौतिक वातावरण, सी है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 2 3, ऑप्शन सी है 1 3, ऑप्शन डी है 1 2 3। तो देखिए जो हमारा विकास होता है, बता देना चाहते हैं, वो आपके जेनेटिक मेकअप भी है, फिजिकल एनवायरनमेंट भी है, सोशल कल्चर फैक्टर्स भी है आपके, तो ये तीनों होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन है कि मध्य बाल्यावस्था का काल क्या है। ऑप्शन ए है कि बर्थ टू 5 ईयर, मतलब जन्म से 5 वर्ष, जन्म से 8 वर्ष और 6 से 11 वर्ष। डी है आपका कि 11 वर्ष और उससे अधिक। तो मध्य बाल्यावस्था का काल पूछा गया आपसे, तो जो मध्य बाल्यावस्था का काल होगा आपका ऑप्शन नंबर डी से करिएगा कि 11 वर्ष और उससे अधिक, ये हमारा मध्य बाल्यावस्था काल में आता है। नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए आप सभी कमेंट करते हैं कि मैम जो क्लासेस है आप 30 क्वेश्चन करा सकते हैं। देखिए हम करा सकते हैं लेकिन टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा लगता है, ठीक है। इसमें हम आपको ना 3 ऑप्शन देंगे, आप सभी 3 ऑप्शन में से सही करिएगा क्योंकि थोड़ा करने बहुत ज़्यादा छोटा हो जा रहा है, दिख नहीं रहा है। क्वेश्चन है कि बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। किसके संदर्भ में, असफलता के संदर्भ में पूछा है। ऑप्शन ए है बच्चों की असफलता का गुणरोपण हमेशा उसकी आनुवंशिक दोषों
को किया जा सकता है। ऑप्शन बी है बच्चों की सफलता का कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखा करना है। ऑप्शन सी है कि वे बालकों के अभिभावक जो कभी स्कूल नहीं गए हैं अपने बच्चों की शिक्षा में रुचि नहीं रखते हैं। और ऑप्शन डी भी दिखा देना चाहते हैं, एक सेकेंड। अब इसके बाद ऑप्शन डी भी देखिएगा। ऑप्शन डी है कि हंसिए पर रहने वाले समुदाय के बच्चे अकादमिक सफलता प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। तो इन चारों में से क्या होगा, अब आइए हम देख लेते हैं इसका उत्तर। ठीक है, देखिए कभी भी हम बस आनुवंशिक दोष नहीं देंगे कि बच्चा असफल हो रहा है तो इसके माँ बाप असफल रहे होंगे तभी असफल हो रहा है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। और उसकी व्यक्तिगत जरूरतों को हम अनदेखा नहीं करेंगे, भी निगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, अब हम अभिभावक को कभी गलती नहीं देंगे, ये भी निगेटिव में जाएगा। अगर हम अभिभावक को गलती दे रहे हैं कि अभिभावक अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख रहे हैं तो हमारा बच्चा क्या, सिर्फ एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी, तो इसको सही कर लीजिएगा। उसमें क्या होता है कि बच्चे अकादमिक सफलता प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एक सेकेंड, आप सभी थोड़ा इसको मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका डी हो गया। ठीक है, 8 का आप सी कर लीजिएगा। ठीक है, 8 का आप सी कर लीजिएगा। गलती से हमने आपको 11 से बोल दिया। ठीक है, 6 से 11 वर्ष रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का सी कर लीजिएगा, 8 का सी कर लीजिएगा। और 9 में आइए देखते हैं, 9 का जो होगा ये आपका बी होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें पूछा क्या गया है ना कि असफलता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो बच्चों की असफलता का कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखा करना, ये सही होगा। क्योंकि जब हम बच्चे की जो व्यवस्था है उसको अनदेखा करेंगे तब बच्चा क्या होगा, असफल होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है उसको सही करिएगा। ठीक है, इन दोनों को कर लीजिएगा सही। ऑप्शन नंबर 8 का सी कर लीजिए, 9 का बी कर लीजिए। ठीक है, चलिए 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए है कि विकास क्रमबद्ध व व्यवस्थित होता है। ऑप्शन बी है विकास केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। ऑप्शन सी है कि विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर है। ऑप्शन डी है विकास की गति व्यक्तिगत होती है। देखिए कौन सही नहीं है पूछा है, तो निगेटिव पूछा, उत्तर भी निगेटिव होगा। तो देखिए ये सही बात है कि क्रमबद्ध व्यवस्थित होता है, सही बात है। विकास सभी क्षेत्र के लिए दूसरे पर निर्भर है, भी सही बात है। विकास की गति व्यक्तिगत होती है, ये भी सही बात है। लेकिन जो विकास होता है केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है, नहीं, आनुवंशिकता और आपका वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, क्योंकि नहीं पूछा है तो उत्तर भी हमारा निगेटिव सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा आप सभी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन बाद में दिखाएंगे हम। क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है। आप एक शिक्षिका हैं, ठीक है, आप अपने जो प्राइमरी की क्लासेस है उसमें पढ़ा रही हैं, तो अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा देंगी, मतलब इफेक्टिव लर्निंग आप कैसे करेंगी। चलिए आइए देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं हम, ऑप्शन के बाद उत्तर बताइएगा। क्या आप वेधन तथा अभ्यास द्वारा करेंगी। ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर। ऑप्शन सी है विषय वस्तु का विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके। ऑप्शन डी है अधिगम की छोटी छोटी उपलब्धि के लिए पुरस्कार देकर। उत्तर दीजिएगा क्या होगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 11, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि विषय वस्तु तथा विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है कि भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण संवेदनशील है। ऑप्शन ए है जन्म पूर्व अवस्था। ऑप्शन बी है प्रारंभिक बाल्यावस्था। ऑप्शन सी है किशोरावस्था। ऑप्शन डी है वयस्क अवस्था। भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा चरण संवेदनशील होगा ये बताना है। बच्चा जब क्या करता है, भाषा अर्जन करता है, उस टाइम का आपका पीरियड पूछ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी करिएगा। जब अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा जाएगा तब बच्चा क्या करेगा, भाषा अर्जन के संदर्भ में इसका संवेदनशील ये चरण होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
13 में हम देख लेते हैं, अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ते हुए गणित के संप्रत्ययों के साथ संबंध बनाती है और इस प्रकार का शिक्षा शास्त्र ऑप्शन ए है अधिगम के स्थानांतरण और अंतः विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देगा। ऑप्शन बी है ज्ञान के अर्जन में रुकावट उत्पन्न करेगा और ऑप्शन सी है कि अधिगम में रुकावट उत्पन्न करेगा क्योंकि यह छात्रों के बोझ को बढ़ाएगा। तो उत्तर बताइएगा। देखिए अनुपमा है, अनुपमा क्या कर रही है, अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ा रही हैं। अब विज्ञान पढ़ाते हुए गणित के संप्रत्यय के साथ संबंध बना रही हैं, मतलब गणित के जो कुछ वर्ड हैं इस तरीके से। तो इस प्रकार के का जो शिक्षा शास्त्र है वो क्या कहलाएगा, आपको बताना है। तो देखिए अधिगम स्थानांतरण और अंतः विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देगा ये, ठीक है। ये वुड हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एंड प्रमोट इंटर, ठीक है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया आपसे कि विद्यार्थी के बीच भ्रांति उनके बारे में क्या बतलाती है। ऑप्शन ए है कि अत्यंत गलत और तर्कहीन सोच प्रक्रिया। ऑप्शन बी है उच्च क्रम की भावनात्मक और बौद्धिक क्षमताएं। ऑप्शन सी है कि अवधारणाओं के बारे में मूल और सहज समझ। ऑप्शन डी है कि गंभीर संज्ञानात्मक कमियां और तंत्रिका संबंधी विकार। उत्तर बताइएगा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए आप सभी, 14 है। 14 का उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए जब विद्यार्थी के बीच भ्रांतियां और उनके बारे में क्या बतलाएंगी, तो विद्यार्थी के बीच जो भ्रांतियां हैं उनके बारे में अवधारणाओं के बारे में मूल और सहज समझ बताती हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है उसको सही करिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि तर्कहीन सोच बताएंगी, बिल्कुल नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि उच्च क्रम की भावनात्मक बौद्धिक क्षमताएं बता देंगे, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि गंभीर संज्ञानात्मक कमियां और तंत्रिका संबंधी विकार बताएंगे, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही करिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया आपसे कि किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। ऑप्शन ए है जीन पियाजे, बी है हावर्ड गार्डनर, सी है लेवागस्की, डी है लॉरेंस कोहलबर्ग। आप सभी को पता है कि जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है किसने दिया है। तो यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा, कहना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि मतलब कि किसी विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बुद्धि क्या है, बहुबुद्धि है, ठीक है। तो किसने कहा था, हावर्ड गार्डनर ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। हावर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थियों में गर्व का कारण बन सकती है। ऑप्शन ए है जब असफलता का कारण स्वयं को माना जाता है। ऑप्शन बी है जब असफलता का कारण दूसरों को माना जाता है। ऑप्शन सी है जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है। ऑप्शन डी है जब सफलता का कारण दूसरों को माना जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थी में गर्व का कारण बनेगी। आपके अंदर अपने आप पर कब गर्व होता है, तभी ना होता है जब आप सफलता का कारण स्वयं को मानते हैं, तभी आप अपने ऊपर क्या करते हैं, गर्व करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है उसको सही कर लीजिएगा कि वे सक्सेस इज सीन एज कॉज्ड बाय ऑन सेल्फ, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो अपना इंग्लिश इसमें से देख लिया करिए, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में पढ़ाना टाइम टेकन बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्वेश्चन 17 है कि खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी कि मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। यह किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए है जेंडर प्रासंगिकता। ऑप्शन बी है जेंडर भेदभाव। ऑप्शन सी है जेंडर रूढ़िवादिता। ऑप्शन डी है जेंडर स्थिरता। क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर दीजिएगा क्या होगा। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है उसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही होगा। यहाँ रूढ़िवादिता की बात चल रही है, ठीक है, स्टीरियोटाइप की बात चल रही है, क्योंकि यहाँ क्या कर रहे हैं, लड़का लड़की में अंतर किया जा रहा है। जहां भी लड़के और लड़की में अंतर किया जाए वो क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता चलता है वहां पर। क्योंकि देखिए यहाँ का क्या कहा गया कि मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है
क्यों? क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। इनका कहना है कि जो लड़कियां हैं वो गुड़िया से खेलती हैं, हम लड़के नहीं खेलते, इसीलिए ये जेंडर स्टीरियोटाइप में जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही करिएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। चलिए 3 ऑप्शन देखिए, 3 ही ऑप्शन में से आपका एक सही है। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन है कि एक बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को, ऑप्शन ए है कि वार्तालाप के लिए मातृभाषा के उपयोग को निरुत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन बी है कि ज्यादातर विद्यार्थी द्वारा बोली जा रही प्रमुख भाषा को ही स्वीकार करनी चाहिए। ऑप्शन सी है कि भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थी को पसंद अनुसार भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देनी चाहिए। अब देखिए उत्तर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आप सभी को पता चल गया हो गया। क्यों, कैसे? देखिए एक बहुभाषी कक्षा है, मतलब मल्टीपल लैंग्वेज आपका मल्टीपल लैंग्वेज क्लासरूम चल रही है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि जब बच्चा अपनी भाषा में बात कर रहा है तो आप उसे हतोत्साहित करें या निरुत्साहित करें। आप बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चा भाई अपनी भाषा लेके आया, अपनी भाषा बोल सकता है, अपनी भाषा कह सकता है। बच्चा अलग अलग देश से अलग अलग बच्चे आए हैं, तो अपनी अपनी भाषा में बात करेंगे, तो उसमें बच्चे क्या एक दूसरे की भाषा को सीखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या कहा गया, ज्यादातर बोली जा रही प्रमुख भाषा ही स्वीकार करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमें जो चीजें आती हैं हम उसे न स्वीकार करके जो बहुत ज्यादा बोली जाएगी उसे ही स्वीकार करें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो ऑप्शन में जो सी है वो बिल्कुल सही होगा कि आप भाषा की विविधता के बारे में जागरूकता लाइए, ठीक है, और विद्यार्थी के पसंद के अनुसार इस्तेमाल की गई, मतलब उसे जो पसंद है, जैसे हम करेंगे तो उसे इंग्लिश में बात करो, हो सकता है उसे इंग्लिश में बात करने ना आती हो सकता है उसे खड़ी भाषा बोलनी आती हो, तो आप उसको बोलिए कि बेटा तुमको जिस भाषा में आपको समझ में आए आप उस भाषा में उत्तर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं हम। नहीं, इसके ऑप्शन इतने ज्यादा बड़े बड़े रहते हैं। चलिए इसमें भी आप 3 ही ऑप्शन का उत्तर दीजिएगा, ठीक है, 3 ही में दीजिएगा, 3 में से एक सही है। क्वेश्चन है कि बच्चों के विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए है कि किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण। ऑप्शन बी है गर्भाधान से जन्म तक का विकासात्मक चरण। ऑप्शन सी है कि शैशवावस्था से प्रारंभिक वयस्क अवस्था में परागमन का विकासात्मक चरण। उत्तर बताइएगा क्या होगा। देखिए बच्चों के विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य है। संवेदनशील का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमता के उत्थान का इष्टतम जो चरण होता है वही होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एक ए पर आप सही टिक करिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं हम। 20 में भी हम आपको 3 ही ऑप्शन देंगे। चलिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। ऑप्शन ए है कि मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रत्यय की समझ बनाने के लिए जरूरी है। ऑप्शन बी है कि मुझे शिक्षक द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन करना चाहिए। ऑप्शन सी है कि मुझे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना चाहिए। अब देखिए आंतरिक प्रेरणा मतलब जो आपके अंदर से मोटिवेशन है उसका उदाहरण पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। कैसे सही होगा कि मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि संप्रत्यय की समझ बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 पर। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन इतना बड़ा देख के घबराइएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो दिखने में जितने बड़े होते हैं वो उतने ही सरल होते हैं। क्वेश्चन है कि एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थी को निबंध लिखने के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया की भी मान्यता देता है तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहेंगे। ऑप्शन ए है योगात्मक, बी है मानक संदर्भित, सी है रचनात्मक, डी है मानकीकृत। उत्तर दीजिए क्या होगा। देखिए इस तरीके की चीजें आएंगी ना तो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मेटिव हो जाएगा, मतलब रचनात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 21 के बाद 22 पर चलते हैं हम। छोटा कर लेते हैं इसको।
चलिए क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित कथनों में बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है कि बुद्धिमत्ता को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षणों द्वारा मापा जा सकता है। ऑप्शन बी है कि बुद्धिमत्ता संबंधी व्यक्तिगत विभिन्नताओं में आनुवंशिकता की कोई भूमिका नहीं होती। ऑप्शन सी है कि उच्च बुद्धिमत्ता अन्य क्षेत्रों में भी उच्च बुद्धिमत्ता सुनिश्चित करती है। ऑप्शन डी है कि बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। उत्तर बताइएगा क्या होगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 22। देखिए आइए यहाँ पर हम देखते हैं, केवल हमारा क्या हो गया, निगेटिव वर्ड हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा है, सही पूछा है, गलत नहीं पूछा है, सही पूछा है मतलब पॉजिटिव पूछा है, उत्तर भी पॉजिटिव ही आएगा। अब यहाँ पर देखिए कि आनुवंशिकता की कोई भूमिका नहीं होती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना एनवायरमेंट की भूमिका है उतना आनुवंशिकता भी है, ये भी गलत हो गया। फिर क्या दिया कि उच्च बुद्धिमत्ता और क्षेत्रों में उच्च बुद्धिमत्ता सुनिश्चित करना, ये सुनिश्चित नहीं करना हमें, ये भी हमारा निगेटिव पॉइंट में जाएगा, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी बचा, डी को ही सही कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 23। चलिए 23 में आपको 3 ही ऑप्शन दिखाते हैं। चलिए 3 ऑप्शन दिखाने में भी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है हम 2 ऑप्शन दिखाते हैं क्योंकि क्वेश्चन ना बहुत बड़ा है, इन्हीं 2 ऑप्शन में से आपको बताना है। देखिए बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। इस संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन निगेटिव, उत्तर निगेटिव, इसका एकदम प्रॉपर ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए है कि एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन बी है कि बच्चों और वयस्कों में वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों का गठन बहुत स्वाभाविक है। क्वेश्चन क्या है कि बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्प के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और क्या है कि भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। तो इस संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो जब सही नहीं है तो हतोत्साहित करना चाहिए, ये सही नहीं है। हम कभी बच्चे को हतोत्साहित नहीं करेंगे, भ्रांतियों को सख्त रूप से हम कभी भी हतोत्साहित नहीं करेंगे कि बच्चा ही बिगड़ जाए हमारा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। निगेटिव था ऑप्शन, उत्तर हमारा निगेटिव ही आया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 23 के बाद आइए 24 पर चलते हैं हम। ट्वेंटी 24 में क्वेश्चन आपका है कि एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए है आत्मसात्करण, बी है प्रतीकात्मकता, सी है पदार्थ अस्थायित्व, डी आपका है कि अस्थगित अनुकरण। देखिए ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वो लड़की है ना वो अपने में आत्मसात कर ली है, तो यहाँ पर एसिमिलेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 24 के बाद 25 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन आपका है कि एक संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक शिक्षक का एक ऐसा उदाहरण दे रहा है जिसमें उस संप्रत्यय से जुड़ी श्रेणी की सबसे महत्वपूर्ण मूल विशेषताएं हैं। ऐसे उदाहरण को डैश डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए है एक भ्रांति, बी है एक गैर उदाहरण, सी आपका है कि एक आद्य रूप, डी आपका है कि एक अपवाद। उत्तर दीजिएगा 25 का। देखिए ये जो होगा आपका एक आद्य रूप होगा, ठीक है, प्रोटोटाइप होगा, ए प्रोटोटाइप होगा। ऑप्शन नंबर सी सही करिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26। देखिए जहाँ समझाने लायक वहाँ समझा रहे हैं, जहाँ याद करने लायक है बस मैं टिक करवा दे रही हूँ, आपको याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद आ जाइए 25 पर। 25 भी हो गया आपका। 26 पर चलिए आते हैं। 26 में है कि निम्न में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थी को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है मानवतावादी, बी है व्यवहारात्मक, सी है संज्ञानात्मक, डी है सामाजिक सांस्कृतिक। देखिए अधिगम का कौन सा ऐसा परिप्रेक्ष्य यह कहता है, एक परिप्रेक्ष्य है जो कहता है कि जो ठोस प्रलोभन और पुरस्कार द्वारा विद्यार्थी को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है।
तो कौन कहता है कि ठोस और प्रलोभन के द्वारा विद्यार्थी को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है? तो वो है यहाँ पर आपके 26 के ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही जाएगी। जो व्यवहारात्मक होता है यही कहता है, ऑप्शन नंबर बी। 26 के बाद 27 पर चलते हैं। 27 में है कि निम्न से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? स्थूल कौशल के बारे में पूछा है। एक पैर पर संतुलन करना, बी है मटर के को गोलियों से दबाना, सी है आपका कि किताब के पन्ने पलटना, डी है पेंसिल पकड़ना। तो सूक्ष्म कौशल पूछा है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 27। देखिए, एक पैर पर संतुलन करना ये हमारा सूक्ष्म कौशल में आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही करिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28, विद्यार्थियों में एक संप्रत्यय के अधिक को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षक को निम्न से क्या करना चाहिए? क्वेश्चन फिर से पढ़िएगा कि जो विद्यार्थी हैं उनके संप्रत्यय के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक विद्यार्थी को निम्न से क्या करना चाहिए? अब आइए ऑप्शन दिखाते हैं। आप एक विद्यार्थी हैं अगर, तो आपको करना क्या चाहिए ये बताना है। ऑप्शन ए है कि नई जानकारी और पिछले ज्ञान के संबंध में पिछले ज्ञान के बीच संबंध बनाने से बचें। बी है कि नियमों को समझने और अवधारणा की विशेषताओं को परिभाषित करने पर ध्यान दें। सी है कि विषय वस्तु से संबंधित आवश्यक और गैर आवश्यक जानकारियों का मिश्रित कर दें। ऑप्शन डी है कि सामग्री और जानकारी को अत्यधिक मूर्त और जटिल रूप में प्रस्तुत करें। अब उत्तर दीजिएगा क्या होगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर हम दिखा देना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28 था। पूछा था कि विद्यार्थी के एक संप्रत्यय के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए, संप्रत्यय का जो अधिगम उसको सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 28। तो देखिए, ऐसा करने के लिए ऑप्शन नंबर बी सही करिएगा कि नियमों को समझने और अवधारणा की विशेषताओं को परिभाषित करने पर ध्यान दें। ऑप्शन नंबर बी जो है इसको सही कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। हम क्वेश्चन है कि विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है? ऑप्शन ए है आनुवंशिक और पर्यावरणीय स्थितियों का अनूठा संयोजन। ऑप्शन बी है किसी व्यक्ति का केवल आनुवंशिक ढांचा। सी है केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक। डी है न तो वंशानुगत और न ही पर्यावरणीय कारक। अभी इसके बारे में हमने आपको इसको पहले बताया है, आप सभी आराम से उत्तर दे सकते हैं 29 का। देखिए, केवल हमारा निगेटिव हो गया, क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है, ठीक है, इसका ध्यान दिया करिए तो उत्तर दिया करिए। केवल यहाँ भी हो गया, ये हट गया, न तो आनुवंशिकता और न ही पर्यावरण, तो इसमें से एक होना ही चाहिए, मतलब दोनों ही साथ में होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। तो बचा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही करिएगा। ये बिल्कुल सही है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण इस परिस्थितियों का अनूठा संयोजन। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 पर, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अकादमिक प्रदर्शन के विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है? ऑप्शन ए है बोरियत, बी है तनाव, सी है जिज्ञासा, डी है भय। उत्तर दीजिएगा आप सभी। देखिए, आज हमारे 30 क्वेश्चन कर लिए हैं आप सभी के जो भी रिक्वेस्ट थे उसके आधार पे, और हम कोशिश करेंगे कि डेली हम 30 क्वेश्चन आपको दें, ठीक है। बाकी आप सभी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आपके जो सोशल मीडिया पे आप सभी जहाँ जहाँ जुड़े हैं वहाँ वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर व्हाट्सएप पे आपका ग्रुप है वहाँ शेयर कर सकते हैं। अगर आप सभी का फेसबुक पर ग्रुप है तो वहाँ शेयर कर सकते हैं, ताकि जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोग पढ़ पाएँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि जिज्ञासा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्योंकि निम्नलिखित में से कौन सा अकादमिक प्रदर्शन में विद्यार्थी की असफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो हमारा जो जिज्ञासा है वो सफलता के लिए कभी भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो चलिए आज के लिए इतना करते हैं, क्योंकि आपके 30 के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप सभी का हमेशा क्वेरी आता है और आप सभी हमेशा कहते हैं कि मैम जो CDP है उसको 60 नंबर का लाइए, तो बहुत जल्द आने वाले हैं। बात रही आप सभी के मैराथन की, तो मैराथन क्लासेस आएंगी आपको 10 से 15 नवंबर के बाद, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना करते हैं, बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू एवरीवन।